ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर और बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि वायरस हमारे बीच में ही है। ऐसे में अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्चतम दर है। पिछले 24 घंटे में 25,000 से अधिक नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के पूर्व प्रमुख और बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। डॉक्टर अनुराग, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, आप इसकी वर्तमान स्थिति पर क्या कहेंगे? जी, वर्तमान स्थिति में जो अभी हम केसेस आ रहे हैं उसमें अधिकांश डेल्टा वेरिएंट के बताए जा रहे हैं। ये एक वैज्ञानिक शब्दावली है जिसमें क्योंकि जो वायरस का जो म्यूटेशन होता रहता है, अर्थात उसका रूप परिवर्तन कह सकते हैं साधारण भाषा में। जी, पहले आया था वो अल्फा वेरिएंट था, पिछले वर्ष जो आया था, लेकिन इस बार डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। और डेल्टा वेरिएंट की विशेषता ये है कि इसमें कुछ तो सीरियस केसेस हो रहे हैं, अस्पताल एडमिशन की ज्यादा आवश्यकता हो रही है, और दूसरी बात है कि जो वैक्सीन अभी तक बनी थी उससे पूर्णतया प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। तो एक तो फाइजर की वैक्सीन थी, उससे विश्व में जो प्रयोग हुए कई देशों में, उसका बताया करीब 88% अगर 2 डोज दी जाएं उससे प्रोटेक्शन है, और जो दूसरी ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन थी एस्ट्राजेनिका की, उससे करीब 67% डेल्टा वेरिएंट के लिए प्रोटेक्शन है। जी, इसके लिए अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी डोज भी दी जाए सेकेंड डोज के 28 दिन बाद। तो ये विशेषता FDA ने अमेरिका में अप्रूवल दिया है तीसरी डोज देने के लिए, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि उनकी शरीर की रोग निरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे कि ब्लड कैंसर के मरीज, सॉलिड ट्यूमर जिनको कैंसर किसी भी प्रकार का अंग का है वो, जिनको अंग परिवर्तन जो प्रत्यारोपण जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, और किसी भी हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जिससे प्रेडनिसोलोन वगैरह दे रहा हो, क्योंकि इम्यूनिटी विशेष तरह से कम है और 2 डोज जो अभी तक वैक्सीन थी हमारे पास उससे पूर्णतया प्रोटेक्शन नहीं बता रहे हैं, इसलिए तीसरी डोज देने का ये उन्होंने एडवाइज करी है FDA ने और दूसरे देशों में भी 28 दिन, दूसरी के 28 दिन तक। तो इनको 3 डोज देने का है, और दूसरा में डेवलप की है DNA वैक्सीन, उसकी बता रहे हैं कि उसकी भी उससे ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा ये डेल्टा वेरिएंट। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर अनुराग, आपने वैक्सीन की बात की है, तो कोविड से बचाव में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है, और
अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसा कि तीसरी लहर की आप बात कर रहे थे और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, ये इससे हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि तेजी से इसका संक्रमण हो सकता है और ऐसे में बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है, जो कि जाइडस कैडिला को जो जाइकोव डी वैक्सीन है, इसकी इमरजेंसी अप्रूवल इसका मिल गया है और ये विश्व की पहली और भारत की स्वदेश में विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है और 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को इसे दिया जाएगा। इस पर आप क्या जानकारी देंगे? जी, तो ये नया प्रयोग है और भारत में निर्मित जो डीएनए वैक्सीन बता रहे हैं, 12 वर्ष के ऊपर एडोलसेंट को कह सकते हैं, बच्चों और एडोलसेंट, 12 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को इसका भी निर्णय किया गया है, जिससे कि विशेष प्रोटेक्शन हो जाए। क्योंकि जो अभी सेकेंड वेव आई थी उसमें भी देखा गया और अभी जो केसेस हो रहे हैं उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट था। पिछले वर्ष आपको याद होगा जी, बहुत कम संक्रमित हुए थे, बहुत कम इन्फेक्शन हुआ था बच्चों में, लेकिन इस बार डेल्टा वेरिएंट में कुछ बच्चों को भी प्रभाव हुआ और ऐसा अनुमान लगा रहे हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट की जो अगली अगर ईश्वर न करे कि थर्ड वेव पूरी तरह से आए तो अभी केसेस हो रहे हैं उसमें बच्चों का भी प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बच्चों को 12 वर्ष के आयु के बड़े बच्चों को भी वैक्सीन दी जाए और ये डीएनए वैक्सीन उसी दिशा में एक नया प्रयोग है। जी, और डॉक्टर अनुराग, अगर आपने जैसे तीसरी लहर की हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या कुछ हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का किस तरीके से पालन करें कि हम इसको आने के लिए पूरी तरह से रोक सकते हैं या इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा ना हो, उससे कम कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या कुछ आम लोग कर सकते हैं? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर उसी से पहले से बचाव कर लें तो कोविड आने ही न दें हम। तो इसके लिए कई, जैसे अभी तक हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड से बचने के जो समुचित उपाय वो हमें अभी भी करते रहना है। जो डिसिप्लिन हमने अभी तक सीखी थी और उसका प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि दूरी, 2 व्यक्तियों से सामाजिक दूरी जैसे हम कहते हैं, करीब 2 गज की दूरी जैसे कहते हैं, या 2 हाथ की दूरी कह लीजिए, ताकि आप मीटर नहीं रखते हाथ में, 2 हाथ की दूरी 2 व्यक्तियों के बीच में हो। और अगर खांसते छींकें तो जरूर रुमाल, मास्क लगाएं। मास्क बाहर, शरीर घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। और अगर कोविड से संक्रमित व्यक्ति घर में है तो उनको, अगर वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि घर पे ही रह सकते हैं, होम क्वारंटीन कर सकते हैं 14 डेज का, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। उनको अलग कमरा अगर संभव है तो अलग कमरे में रखें, अलग बाथरूम में, तौलिया, सब कपड़े अलग रखें और सब लोग फिर मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोते रहें और बाहर से दूसरों से हाथ न मिलाएं और जो भीड़ भाड़ में न जाएं, बाजार में न जाएं। अभी देखिए कई तीज त्योहार आने वाले हैं जी, माह में भी और अगले महीने में फिर तो अभी जन्माष्टमी आ रहा है और त्योहार आएंगे, अभी दीपावली और रक्षाबंधन और अभी मेला होगा, दशहरे का मेला। तो उसमें संभावना है कि अगर हम लोगों ने ये जरा से भी एहतियात कम करा, थोड़ी कम करी, भीड़ में गए, बाजार में गए, बिना मास्क लगाए, तो हो सकता है कि तीसरी वेव एक प्रबल रूप में आ जाए, जैसे कि हमने पिछले साल देखा था। तो ये हमें अभी भी सचेत रहना होगा और बचाव के पूरे प्रयोग करते रहे होंगे। यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। तो इस डिसिप्लिन को, इस नियम संयम को हमें अभी भी बरतना होगा। जी, तो जैसा कि डॉक्टर अनुराग बता रहे हैं कि हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसे कड़ाई से अपनाना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, अनावश्यक रूप से जो ट्रैवलिंग है उसे अवॉइड करनी होगी और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज की इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के पूर्व प्रमुख और बालको मेडिकल सेंटर रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। आप भी डॉक्टर अनुराग से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे जो फर्स्ट कॉलर हैं वो हैं मध्य प्रदेश से लालू जी। लालू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर जी, नमस्ते। जी लालू जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा सर जी।
जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन है सर जी कि यदि अगर कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट डोज लगवा चुका हो तो उसको यदि अगर दूसरा डोज लगवाने का समय आ गया हो जी बिल्कुल, तो उसको यदि जॉइंटिस हो गया हो या फिर टाइफाइड हो गया हो सर जी, तो इसमें सर उसका समय तो निकल गया हो तो फिर वो कितने दिन के बाद वो अपना दूसरा डोज लगवा सकेगा? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग ये जानना चाहते हैं कि अगर कोविड की फर्स्ट डोज लग चुकी है और उसके बाद जब सेकेंड डोज का टाइम आता है, चाहे अगर वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन के केस में जैसे 28 दिन के बाद है, तो उस बीच अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, किसी और बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है, जैसे कि इन्होंने जॉन्डिस का नाम दिया, या लोगों को दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, किसी को टाइफाइड हो सकता है या अन्य किसी बीमारी से वो ग्रसित है, तो क्या उसे उस वक्त टीका लगाना चाहिए या कितने दिनों तक इंतजार करना चाहिए? जी, इसके लिए सावधानी पूर्वक व्यवहार तो करना ही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। उसके अतिरिक्त हम समझते हैं क्योंकि ये उस बीमारी पर निर्भर करेगा, इसलिए जी विशेषज्ञ से सलाह लें तो अच्छा होगा। एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम कह दें और उसको पालन कर लें और लोगों को खराब प्रभाव हो जाए, वो अच्छा नहीं होगा। तो अगर ऐसी किसी को बीमारी, जो भी बीमारी है विशेष बीमारी, उसको अच्छे योग चिकित्सक से दिखाएं और वो जैसा राय दें, क्योंकि अलग बीमारी का प्रभाव अलग हो सकता है। मामूली खांसी जुकाम है, जो फ्लू जैसा, तो उसमें शायद विशेष प्रभाव, लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस है या टाइफाइड का जो सीवियर 103-104 बुखार जी बिल्कुल, उसमें खास इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है, तो उस समय क्योंकि कुछ रक्त की कणिकाएं जो होती, श्वेत कणिकाएं, वो कम हो जाती है ल्यूकोप्लाज्म जैसे, तो उस वक्त शायद ज्यादा उनको प्रभाव, तो उनको भर्ती कर दें, उनको बैरियर नर्सिंग कहते हैं, जिससे दूसरे लोगों से बचे रहे ताकि उनको कोविड न होने पाए। और जैसे ही वो उससे ठीक हो फिर और 28 दिन हो जाए तो उसके बाद वैक्सीन है। तो अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग होगा और अलग बीमारी से संबंध होगा। अच्छा होगा एक विशेष फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके ही उसका आगे एहतियात बरतें। जी बिल्कुल। और अगली कॉलर हमारी उत्तर प्रदेश बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सेम टू यू, और एक्सपर्ट को भी मेरा नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है, पहले तो मैं अपने दिवंगत नेता जो कल्याण सिंह सर है, पहले उन्हें तो मैं सर नमन करती हूँ। और सर अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी फिलहाल में बलरामपुर गई थी तो मैंने देखा कि बहुत लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे और बाइक पे 3 से 4 लोग हुआ करते थे। हमने जब देखा तो जैसे इस पर लोग बताते हैं कि अभी कोरोना तो कहीं गया ही नहीं क्योंकि हमारे बीच है। तो सर ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जब वो मास्क नहीं लगाते, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, तो फिर ऐसे में क्या कोरोना बढ़ेगा ही? तो इस पे क्या राय देंगे? धन्यवाद। जी डॉक्टर अनुराग, रिंकी जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने मतलब ये जो चिंता जताई है कि बहुत से लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कि आपकी क्या सलाह होगी? जी, हम देखिए कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम जंगल में तो रह रही है, तो जिस समाज में हम रह रहे हैं तो हमारी कुछ दायित्व है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज हैं दूसरे स्वास्थ्य और वेलफेयर के प्रति। तो हमें एक इसको गंभीर चिंता का विषय है। जैसे हम कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट न पीजिए क्योंकि दूसरों को बिहार नहीं हो सकती है, तो उसी प्रकार से हम कहेंगे पब्लिक प्लेस में विशेष रूप से अवश्य जरूर मैंडेटरी रूप से मास्क जरूर लगाएं। और जैसे आज हम लोग देख रहे थे टेलीविजन में, आपने श्रद्धांजलि अर्पित करी श्री माननीय कल्याण सिंह जी को जो अभी स्वर्गवासी हुए, तो उस प्रकार से जो भी उसमें कई लोग मास्क नहीं लगाए थे, तो ये चिंता का विषय है और नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन सभी को अपना दायित्व समझना चाहिए, सामाजिक दायित्व। जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारा अपने लिए और अपने पड़ोसी और भाई बंधु के लिए भी हमारा कुछ ड्यूटी पड़ती है, दायित्व होता है कि उनके। और इसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आज इस तरह का समारोह था तो दुखद का, लेकिन अगर शादी ब्याह में जो लोग जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो उससे जरूर बचें, क्योंकि आप जब खाना खाएंगे तो मास्क उतार के ही खाएंगे और लोग खाना खा रहे हैं, एक को कोरोना है दूसरे को हो गया, तो सब का जो बचना है वो पार्टीज और शादी ब्याह की बारात में, क्योंकि उस समय आप खाना खाते समय मास्क जरूर उतारेंगे और वही समय है जिस समय इन्फेक्शन, संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे को हो सकता है, तो उससे जितना बच सकें बचें।
जी, और रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से एसके शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी, आकाशवाणी को नमस्कार, सबको, स्टाफ को। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को 5-6 साल हो गए तो पैरालाइज हो गया था। अरे जी जी, तो उसका इलाज तो चला, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज? इलाज कराया मैंने, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। अभी मेरे हाथ पैर में ऐसा है ना, मांसपेशियां जाम हो जाती हैं। जी, आप किस शहर में रहते हैं? किस शहर बताइए, कहाँ पे? मुझे हो गए 5-6 साल। जी, दिल्ली में रहते हैं। जी रहते हैं जी जी, शर्मा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मौलाना, मैं ये जानना चाहता है, ये वैक्सीन टीका जो है ना पैरालाइज वालों को लग जाएगा? जी डॉक्टर अनुराग, ऐसे पेशेंट्स जो स्ट्रोक के शिकार हैं या पैरालिटिक अटैक जिनको हुआ है और वो ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है? जी, तो ये निर्भर करेगा कि पैरालिसिस किस कारण से हुई है। तो अधिकांश कारण जो लकवा लगने का होता है वो स्ट्रोक का होता है, जो बड़े एडल्ट लोगों में होता है, और बच्चों में इनकेफेलाइटिस वगैरह ऐसा इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तब ये ब्रेन की टीबी से भी लकवा लग सकता है, कुछ शरीर का अंग पैरालाइज हो जाए। तो कारण विशेष का देखना पड़ेगा। तो किसी अच्छे डॉक्टर को, विशेष रूप से अगर न्यूरोलॉजिस्ट दिल्ली में रहते हैं, अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, सफदरजंग, मौलाना आजाद, डॉक्टर RML हॉस्पिटल आदि जो बड़े, लेडी हार्डिंग, जो बड़े अस्पताल हैं, वहां पे न्यूरोलॉजी विभाग रहता है, जो तंत्रिका विभाग कहते हैं हिंदी में। वहां जाके एक बार राय ले ले कि किस कारण से उनको लकवा लगा है, स्ट्रोक हुआ है, और फिर उसके विषय। लेकिन अगर 4-5 साल हो गए हैं तो, और अगर इस समय कोई एक्यूट बीमारी नहीं है तो जरूर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजनौर का, जहां से आसिफ चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आसिफ जी नमस्कार। चौधरी जी नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। चौधरी जी नमस्कार, मेरा नमस्कार। जी सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ सर। जी आसिफ जी। सर, मैंने टीका लगवाया था तो मुझे कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन मेरी बीवी के जो टीका लगा तो उनको 2-3 दिन चक्कर से आए। ये क्या वजह हुई सर? और मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ सर कि दोबारा अगर जब उनको नंबर आएगा टीका लगाने का, क्या ऐसे ही होगा जैसे कि आपसे हुआ या नहीं? बस। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, कई बार हम देखते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, तो किसी को मामूली बुखार आ जाता है या अन्य लोगों में अलग अलग तरीके से वैक्सीन असर करती है, तो क्या चक्कर आना भी इसका एक सिम्टम हो सकता है? और एक बार जो सिम्टम आता है तो क्या दूसरी डोज में भी वही सिम्टम आता है? जी बिल्कुल, कुछ माइनर एलर्जिक रिएक्शन हैं, रिपोर्टेड हैं। तो इसके लिए शायद खाली पेट अगर कहीं गया हो, कोई सुबह से न नाश्ता किया हो, तो उससे भी कई चक्कर आ जाता है, जैसे दर्द होता है इंजेक्शन लगते समय। तो अगर खाली पेट गए हो माता जी तो उससे बचें, कुछ नाश्ता करके जाएं, कुछ पानी वगैरह लेके जाएं। और दूसरा है, ये जिस वैक्सीन सेंटर में जाएं वहां उनको बता दें, जो चिकित्सक महोदय हैं और जो वहां नर्सेज हैं, जी पहले में दौरे में मेरे चक्कर आया था, तो विशेष ध्यान बरता जाएगा। उनको करीब आधे घंटे तक डॉक्टर लोग ब्लड प्रेशर आदि लेते रहेंगे, लिटा के रखेंगे। एकदम से उठने में भी कभी जैसे लेटे हो आप, एकदम से उठ जाए उसमें भी चक्कर आ सकता है। तो ऐसा एहतियात बरतें, प्रिकॉशन लेके करेंगे तो शायद ऐसा संभावना नहीं हो। जी, और अब हम रुक करते हैं मुंबई का, जहां से राहुल पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे को जो इन्फ्लुएंजा का अगर वैक्सीन देंगे तो उनसे कुछ फायदा होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि किसी को आंखों का प्रॉब्लम हो, जैसे कि रेटिना का प्रॉब्लम और साथ में काला मोतिया का प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति अगर वैक्सीन लेती है तो उसको कुछ आंखों में नुकसान होने के चांसेस है? थैंक यू। जी डॉक्टर अनुराग, इनका पहला प्रश्न लेते हैं। इन्होंने जानना चाहा है कि बच्चों को अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगी है तो क्या उससे भी कोविड में बचाव हो सकता है? नहीं, जो साधारण जैसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं खांसी जुकाम का, वो एक अलग प्रकार का एक विशेष वायरस होता है, कीटाणु है, जिसके कारण इन्फ्लुएंजा होता है। और कोरोना भी उसी प्रकार का है, क्योंकि उससे भी एक प्रकार का खांसी जुकाम सा ही है, लेकिन वो विशेष दूसरा वायरस है। तो एक की वैक्सीन दूसरे का प्रोटेक्शन नहीं करेगी। जो अभी तक वैज्ञानिक
प्रयोग आए हैं, रिजल्ट आए हैं, उससे तो यही पता चला। इसलिए इस कोविड की विशेष वैक्सीन इसीलिए बनाई गई है कि वो कोविड का प्रोटेक्शन बचाओ। और दूसरा सवाल इन्होंने आंखों से संबंधित पूछा है कि अगर किसी को काला मोतिया है तो क्या हम वैक्सीन कोविड की लगवा सकते हैं, उसका आंखों पे कोई प्रभाव तो नहीं है? तो काला मोतिया जिसे कहते हैं कि ग्लूकोमा जिसे कहते हैं जी, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक आंख के डॉक्टर को दिखा ले। काला मोतिया आपको लग रहा है लेकिन डॉक्टर के साथ और अंदर डायग्नोसिस करें, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के तब राय ले ले उनसे, आज के डॉक्टर को, कहीं इन्फेक्शन वगैरह हो, इन्फेक्शन बढ़ जाए, क्योंकि कुछ देखा गया है इम्यूनिटी अगर कम होती है जी, वो मना करते हैं कुछ समय तक, वो ठीक हो जाए। तो एक बार आंख के डॉक्टर को दिखा ले, उसके बाद ये निर्णय लें कि वैक्सीन कब लगानी है। जी, जैसा कि डॉक्टर अनुराग बता रहे हैं कि अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श करके आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। और अब अगले कॉलर हैं दिल्ली गांधीनगर से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। तो सिद्धार्थ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा आपका जो आकाशवाणी का जो कार्यक्रम हो रहा है जी, इस कार्यक्रम को कोई प्रशासनिक विभाग भी इसको नोट करता है? जैसे कोई सवाल आते हैं तो सवाल मेडिकल के सवाल तो डॉक्टर साहब दे देते हैं, कोई प्रशासनिक सवाल आता है तो उसका संज्ञान कौन लेता है? ऐसी कोई जानकारी वहाँ जाती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती? जैसे मैंने एक सवाल छोटा सा रखा हुआ है कि जो बेघर लोग हैं, जो रेल बसेरों में रहते हैं, जो धार्मिक स्थलों पर रहते हैं, हमें उनके बीच में आना जाना पड़ता है, उनको तो वैक्सीन नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। ना उनके पास कोई आधार कार्ड है, ना कोई उनके पास मोबाइल नंबर है जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो पहले जवाब आप लोग की तरफ से ये मिलता है कि ये गरीब लोगों का निःशुल्क हो रहा है। निःशुल्क तो सभी को हो रहा है जी। इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा इसके ऊपर भी कुछ आप आगे कोई मीटिंग में इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। जी बिल्कुल, एक चिंता जताई है जैसा कि डॉक्टर अनुराग इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद उतने समर्थ नहीं हैं, अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन उन तक पहुंचा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार तरह तरह से कोशिश कर रही है कि वो लोग जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचने की, और कार्यक्रम के जरिए भी हमने कई बार इन सवालों को, इन मुद्दों को उठाया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे, क्योंकि जब तक सबका टीकाकरण होगा तभी ये हो पाएगा। डॉक्टर अनुराग जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो सभी प्रदेशों की प्रादेशिक सरकार और वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग है वो निरंतर सतत प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, जो भी पहले तो था कि हाई रिस्क डॉक्टर नर्सेज वगैरह को, फिर और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको, और अब तो संपूर्ण जनता को भी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर स्वास्थ्य के सभी कर्मचारियों को प्रयास कर रहे हैं कि सबको ही वैक्सीन लग जाए जो भी संभव है, जिनको, जैसे प्रेगनेंट को अलाउ के छोड़ के और छोटे बच्चों को छोड़ के। तो अब लेकिन ये गंभीर विषय है कि कितनी जल्दी सबको वैक्सीन लग पाती है, लेकिन प्रयास तो यही है पूरे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि हर एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे ताकि हम कोविड से सुरक्षित रहें। और अब रुक करते हैं हरियाणा में झज्जर का, जहां से श्री ओम देशवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। देशवाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार, और डॉक्टर अनुराग नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, जिन लोगों को अप्रैल में कोरोना हुआ था जी, और वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन अब वो उनके कई बार स्मेल, अलग किस्म की स्मेल से आती है अंदर से, ये बता रहे हैं वो जी। तो उसमें क्या वो मतलब इशारा है शरीर का, ये पूछ रहा था जी। डॉक्टर अनुराग, जैसा कि उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में जिसको कोविड हुआ उसके बाद जो स्मेल और जो सूंघने की जो शक्ति है वो अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी हाँ, ये कई मरीजों में देखा गया कि घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति कई लोगों में कम हो गई, कुछ को बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि देखिए ये नई बीमारी है तो इसका बहुत विस्तार से पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन ये देखने आया है कि कुछ लोगों को, जिनको ये कमी हो गई फिर बाद में ठीक भी हो गई है। तो हम यही आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी ऐसे ठीक हो जाएगा,
लेकिन ये देखने को आया है कई लोगों को कमजोरी लगती है, जोड़ों में दर्द हुआ है, कुछ को पुरानी बीमारी उनको बढ़ गई, जोड़ों की आर्थराइटिस की, और टीबी पहले थी वो टीबी बढ़ गई, तो नई उसके लक्षण तो कोरोना के समय के पश्चात पोस्ट कोविड ये सिम्टम्स कुछ लोगों में प्रकट हो रहे हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आपका ये जो ग्रहण शक्ति का है सूंघने का वो भी पुनः फिर वापस आ जाएगा। जी, और अब रुख करते हैं हरियाणा में गुरुग्राम का, जहां से शकील अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शकील जी नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि मैंने 4 जुलाई को पहली डोज की वैक्सीन ली थी कोविशील्ड की, तो उससे पहले तो हमारी तबीयत मतलब बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब वैक्सीन लग गई तो थोड़ा सा बुखार आया, फिर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में जैसे बुखार थोड़ा जल्दी आ जाता है, एक हफ्ते में या 15 दिन पे थोड़ा बुखार जल्दी आता है और ज्यादा दिन नहीं रहता, 1-2 दिन रहेगा, फिर कुछ दवाई खा लेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर रिटर्न जल्दी आ जाता है। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद अभी सेकंड डोज नहीं लगी है ना, 4 अगस्त हेलो सेकंड डोज लगनी चाहिए थी। जी डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर को दिखा लें कि किस कारण से बुखार आ रहा है, अगर जो जैसे टाइफॉइड है या कोई विशेष कारण है तो उसकी समुचित दवा दी जाए और उससे आप ठीक हो जाएं, तब दूसरी डोज लगवा लें। तो बुखार का कारण पता होना चाहिए हमें, तो अच्छे योग्य चिकित्सक को दिखा लें, फिजिशियन को, और वो बुखार को ठीक कर दे, उसके पश्चात ही लगवाइए, तो बुखार के समय मना करते हैं। जी, और दिल्ली का रुख करते हैं, सागरपुर से तापस जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी सर, आपको मेरा प्रणाम और डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम। सर मैं खुशी से झूम उठ रहा हूँ, मेरा कल टीका लगेगा, तो मैं आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जो खाना खाने का मैक्सिमम कितने घंटे का अंदर मेरे को टीका लगाना चाहिए? जी डॉक्टर अनुराग, कितनी देखिए उत्साह है इनके अंदर टीका लगवाने के लिए, तो पूछ रहे हैं कि जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो कितनी देर पहले जो है वो खाना खाएं या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उसके लिए? ऐसा कोई विशेष तो नहीं बताया, लेकिन खाली पेट अगर भूखे जाएं तो कुछ लोगों जो है चक्कर वगैरह आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, तो नाश्ता करके जाएं और पानी या दूध चाय कुछ अच्छा पी के जाएं, जिससे कि उनको कमजोरी, डिहाइड्रेशन या चक्कर ना आए। तो भोजन करके जाएं, ऐसे करीब आधे घंटे पहले खा लें तो वो शरीर में पहुंच जाएगा, खाने से उसका पहुंचाव नहीं आएगा। जी जी। और अब अमृतसर पंजाब से प्रेम सागर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रेम सागर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, जी भ्रम दूर करने में बहुत टाइम लगा सरकार को, हम भी दूर कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी दूर कर रहे हैं, सभी प्रयत्न कर रहे हैं जी। अभी भी थोड़ा सा भ्रम रह गया है जी जी। तो आज मैं इधर खेमकरण की तरफ गांव में गया, तो एक बहन मुझे मिली जी, कैंसर पीरियड थी, ब्रेस्ट की कैंसर पीरियड थी जी। मेरी वाइफ भी ब्रेस्ट कैंसर की पीरियड है जी जी। हाँ, तो मैंने उसको पूछा दवाई खा रही हो? कहती दवाई तो खा रही हूँ, लेकिन मैं क्या वैक्सीनेशन कराई? कहती नहीं कराई। मैं बहुत बुरी बात है, मैंने उसको बहुत समझाया। जी बिल्कुल। प्रेम सागर जी, आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। डॉक्टर अनुराग, ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। जी, ये बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। तो उनको ये बता दें, जो भी बहन है जिनको अगर स्तन कैंसर का अभी तुरंत ऑपरेशन हुआ है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उस दौरान न वैक्सीन ले जी, समाप्त हो जाए, उसके करीब 3-4 हफ्ते बाद जब शरीर की इम्यूनिटी वापस आ जाती है तब जरूर। बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुराग, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य रखें जी, धन्यवाद। इसी के साथ सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर और बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।